Hello students, welcome to class 10th and we are doing the chapter Nationalism in Europe and here the topic that what is the role of language in developing nationalist sentiments कि nationalist movement में language का क्या role था उसको हमें पढ़ना है. So let's see. Language to play an important role in developing nationalist sentiments. लैंग्वेज ने भी पे किए, लैंग्वेज ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी लोगों की भावनाओं को डेवलप करने के लिए. रशियन ऑक्यूपेशन के बाद द पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल. जब रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया फ्रांस को तो पोलैंड को, तो पॉलिश लैंग्वेज को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, यानी पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया स्कूल सब्जेक्ट से. एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर, और हर जगह पर रशियन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी गई और बच्चों को भी रशियन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाने लगी. इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड. 1831 में कोई आर्म्ड रिबेलियन जो था, 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ अगेंस्ट रशियन रूल, रशियन रूल के खिलाफ. रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड, जिसे अल्टीमेटली क्रश कर दिया गया. तो 1831 में जो रिबेलियन हुआ, जो विद्रोह हुआ, जो रिवॉल्यूशन हुआ, उसे क्रश कर दिया रशिया के खिलाफ जो हुआ था. इसी समय बहुत सारे जो मेंबर्स थे क्लर्जी यानी कि रिच सोसाइटी के पोलैंड में, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को नेशनल रेसिस्टेंस के लिए एक हथियार की तरह यूज़ किया. पॉलिश जो थे वो चर्च गैदरिंग्स में यूज़ करते थे पॉलिश लैंग्वेज को. जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस थे उन सभी में पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था. एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़ एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन. तो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ प्रीस्ट और बिशप्स हैं उन सभी को जेल में डाल दिया गया और साइबेरिया की जेल में भेज दिया गया. रशियन अथॉरिटीज़ एज पनिशमेंट, रशियन अथॉरिटीज़ को एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन, क्योंकि उन्होंने रशियन लैंग्वेज में प्रीच करने से यानी उपदेश देने से मना कर दिया था. द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस. पॉलिश का यूज़ जो था केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल, एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस. रशियन डोमिनेंस के थ्रू जो स्ट्रगल था सिंबल का, वो भी उसके लिए भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. कि हंगर किस तरीके से, भूख और भी कठिनाइयाँ और जो सख्त विद्रोह आए वो किस तरीके से अप्लाई हुए. 1830s में 1830 वो ईयर था जहाँ पर ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन द यूरोप, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप यूरोप में देखी गई. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ सा एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप. फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी का उसको देखा गया, काफ़ी पॉपुलेशन जो थी पूरे यूरोप में वो इंक्रीज़ हो चुकी थी. इन द मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब दैन एम्प्लॉयमेंट. वहाँ पर जॉब्स को लेने वाले जो लोग थे वो ज़्यादा थे. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स. जो रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन थी उसे माइग्रेट कर दिया गया सिटीज़ से टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स. ओवर क्राउडेड स्लम्स में यानी कि रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशंस को वो झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ा. स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर often faced with stiff competition from imports of the cheap machine made goods from England. जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स में, उन्हें कई बार बहुत स्टिफ कंपटीशन उन्हें फेस करना पड़ा इम्पोर्ट्स ऑफ, क्योंकि इंग्लैंड से मशीन मेड गुड्स जो थी, चीप जो मशीन मेड गुड्स थी, उनको इम्पोर्ट किया जा रहा था. जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस था, उनके यूरोप से तो बहुत ज़्यादा एडवांस था. दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन. तो ये ऐसा टेक्सटाइल प्रोडक्शन की वजह से भी हुआ. दिस विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड. तो मेनली ये चीज़ जो देखी गई स्मॉल वर्कशॉप, होम्स और जो पार्टली मैकेनाइज्ड किया गया इन सब चीज़ों को, वहाँ पर ये चीज़ देखी गई और लोगों को बहुत परेशानी होने लगी. इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय पावर, और वो रीज़न जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी यानी कि थोड़ा तानाशाही वाली जो पावर थी वो अभी तक विद्यमान थी.
पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूजल ड्यूज। पीजेंट्स जो थे वो अभी भी फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस यानी उन्हीं के सारे जो टैक्सेस वगैरह थे, जो अननेसेसरी जो टैक्सेस वगैरह थे, उन सभी को अप्लाई किया जा रहा था। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट। फूड प्राइसेस जो थे वो इंक्रीज होने लगे और बैड हार्वेस्ट का जो ईयर है वो बहुत तेज़ी से पॉपर्स होने लगा इन द टाउन एंड द कंट्री, टाउन और कंट्री दोनों में। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। 1848 का जो ईयर था वो भी एक ऐसा ही ईयर था, क्योंकि 1848 में भी काफ़ी फूड शॉर्टेजेस वगैरह हुई, लोगों को बहुत परेशानियां हुई। 1848 के ईयर में फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली। लुइस फिलिप जो था वॉज फोर्स टू फ्ली, वो लुइस फिलिप को फोर्स किया गया कि उसे हटा दिया गया। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड, और ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि एक नेशनल असेंबली बनाई गई, रिपब्लिक बनाया गया कंट्री को, और सफ्रेज यानी कि सभी को राइट टू वोट दिया गया जो 21 से ऊपर थे जो मेल्स, और कुछ कंडीशंस थी राइट टू वोट करने के लिए, और गारंटीड द राइट टू वर्क, और ये भी गारंटीड किया गया कि उन्हें वर्क भी दिया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। नेशनल वर्कशॉप्स बनाई गई जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। अर्ली इन 1845 वीवर्स इन सिलेशिया। 1845 से पहले सिलेशिया में जो वीवर्स थे हैड लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड देम raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payment। सिलेशिया के जो वीवर्स थे 1845 में उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने भी रिवॉल्ट किया कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, क्योंकि वो उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिया करते थे। तो अचानक से जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने उनके पेमेंट्स घटा दिए, तो इसी वजह से उन्होंने रिवॉल्यूशन किया। द जर्नलिस्ट विल्हेम वॉल्फ, जर्नलिस्ट जो थे विल्हेम वॉल्फ डिस्क्राइब, उन्होंने इन जो सिलेशियन विलेज है उसके इवेंट्स को देखिए किस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। इन विलेजेस में कॉटन वीविंग यानी कि कम से कम 18,000 इनहैबिटेंट्स वहाँ रहते थे। कॉटन वीविंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पे ऑक्यूपेशन था। माइजरी ऑफ वर्कर्स की वहाँ पर काफ़ी कमी थी। डेस्परेट नीड फॉर जॉब हैज़ बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ गुड्स। तो वो गुड्स की प्राइसेस को रिड्यूस करके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो उनको मतलब वो जॉब्स के लिए बहुत डेस्परेट हुआ करते थे। तो जो वर्कर्स थे तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो होते थे वो गुड्स के प्राइस को कम करके उन्हें दिया करते थे। 4 जून 2 PM को बहुत बड़ी जो वीवर्स की एक क्राउड थी वो एक साथ इकट्ठी हुई, अपने घरों से निकली और उन्होंने सभी ने एक साथ मिलकर टू द मेंशन ऑफ दियर कॉन्ट्रैक्टर, अपने कॉन्ट्रैक्टर के घर पर गए और वहाँ पर जाकर हायर वेजेस की डिमांड करने लगे। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, उन्हें मारा पीटा गया वहाँ पर। अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इन टू द हाउस एंड स्मैश देयर एलिगेंट विंडो पेन्स। उन्होंने तो जो गुस्साई हुई भीड़ थी वो सब उनके घर में घुस गए और उनकी विंडो पेन्स, फर्नीचर, प्रोक्लेन्स वो सब तोड़ दिया। एंड अनदर ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जो था वो स्टोर हाउस में घुसा और प्लंडर्ड इट, और उसको भी लूट लिया गया। और सप्लाईज ऑफ क्लोथ विच दे टोर टू द श्रेड्स, और जो क्लोथ था जो उन्होंने सप्लाई किया था वो उन्होंने टुकड़ों में यानी धागों में फाड़ दिया उसको। कॉन्ट्रैक्टर फ्लैड विद हिज फैमिली, कॉन्ट्रैक्टर जो था वो आसपास के विलेजेस में भागा, तो हर किसी पर्सन ने उसको आसरा देने से मना कर दिया। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्वेश्चनड द आर्मी इन एक्सचेंज दैट फॉलोड, और वो 24 आवर्स बाद वापस लौटा और उसने आर्मी को मतलब रिक्वेश्चन किया, आर्मी को वापस से अप्लाई किया और आर्मी को ऑर्डर दिया कि इसका कोई सॉल्यूशन निकालो। तो इसी एक्सचेंज में जो 11 वीवर्स थे यानी 11 बुनकरों को मार दिया गया। 1848 में रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब देखते हैं हम रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल, जो लिबरल पर्सन्स थे उन्होंने किस तरीके से रिवॉल्यूशन किया, उन्होंने रिवॉल्यूशन जो था उसको किस तरीके से फॉलो किया। पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ द पुअर, रिवॉल्ट ऑफ द पुअर के जो रिवॉल्ट थे उनके साथ साथ चलते हुए अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848। 1848 के ईयर में बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी, अ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडर वे।
रिवॉल्यूशन जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास का वो लिया गया। यूरोपियन कंट्रीज जो थी 1848 में उन्होंने रिवॉल्यूशन की लीडरशिप को जो मिडिल क्लास था उसको पास कर दिया। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 में फ्रांस में जो फरवरी में इवेंट्स हुए उसमें एब्डिकेशन यानी कि मोनार्क को बिल्कुल बाउंड कर दिया एंड रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल और यूनिवर्सल मेल सफ्रेज जो था यानी कि नेशनल असेंबली में उनको राइट टू वोट दे दिया गया था, उसको अप्लाई कर दिया गया। और इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप और यूरोप के अदर पार्ट्स में वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट और अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप जहाँ पर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं थे जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, मैनी men and women of liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification। constitutionalism national unification का उन्होंने डिमांड किया कि हमें पूरे देश को एक साथ करना होगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। They took advantage of growing popular unrest to push their demands। उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया कि लोग जो थे अब अवेयर हो रहे थे और उन्होंने नेशन स्टेट्स और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स की डिमांड कर दी जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और प्रेस की फ्रीडम हो और एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम हो और ये सारे की सारी यानी कि एक तरीके से जनरली जो आइडियाज़ हैं वो डेमोक्रेसी वाले आइडियाज़ ही वहाँ पर लिए जाएं, ऐसा उन्होंने डिमांड किया। इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, जर्मन रीजन में एक लार्ज नंबर था पॉलिटिकल एसोसिएशन का हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, जिनके मेंबर्स जो थे वो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे एंड प्रॉस्पेरस आर्टिशंस केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। जर्मन रीजन्स जो थे लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल जिसमें बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल एसोसिएशंस देखे जाते थे जिनके मिडिल क्लास प्रोफेशनल उनके मेंबर्स थे, बिजनेसमैन उनके मेंबर्स थे, फ्रैंकफर्ट सिटी में वो सभी एक साथ आए और उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग डिसाइड की। 18 मई 1848 को 831 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको इलेक्ट किया गया। मार्च इन फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पोल, और सेंट पोल के जो चर्च हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वहाँ पर ये जो फेस्टिव प्रोसेशन था वो हुआ सेंट पोल के चर्च में और वहाँ पर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन नेशन के ड्राफ्ट किया और मोनार्की हैड सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मोनार्की को बाय मोनार्की सब्जेक्ट से पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के ज़रिए भी अब मोनार्की को भी कंट्रोल किया गया। व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो थे किंग ऑफ प्रशिया वाले, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स, और उन्होंने अदर मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और उन्होंने ये जो नेशनल असेंबली थी इसको रिजेक्ट कर दिया और इसके खिलाफ हो गए। जब अपोजिशन एरिस्टोक्रेसी का जब अपोजिशन हुआ तो मिलिट्री भी स्ट्रांग हो गई और सोशल बेसिस जो थे पार्लियामेंट के उन्हें इरोड कर दिया गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लासेस, पार्लियामेंट को डोमिनेट किया गया मिडिल क्लासेस के द्वारा, who resisted the demand of workers and artisans and consequently lost their support, और उन्होंने वर्कर्स की डिमांड पर और आर्टिशंस कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट, उन सभी ने अपना सपोर्ट खो दिया और एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड, और असेंबली को तोड़ दिया गया और असेंबली को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया गया नेशनल असेंबली को। द इशू ऑफ द एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन, अब पॉलिटिकल राइट्स वुमेन के लिए करने वाली बात थी, ये भी एक बहुत ही विवाद भरा सब्जेक्ट या विवाद भरा मामला रहा लिबरल मूवमेंट में, इन विच लार्ज नंबर ऑफ मूवमेंट, बहुत सारी संख्या में वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, वुमेन ने खुद भी अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, फाउंडेड न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर भी लिखे, टेकन पार्ट पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेशन किया, डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेशन किया एंड पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, इसके बावजूद भी उन्होंने इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया, इतनी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने अपने लिए की और उन्होंने फैमिली वगैरह को छोड़ करके उन्होंने
सब हर चीज़ में पार्टिसिपेशन किया और इंडिपेंडेंस मिलने में उनका भी काफ़ी अच्छा रोल देखा जाता है। फिर भी उन्हें मना कर दिया गया कि उन्हें जो राइट टू वोट है वो नहीं दिया जाएगा, सफरेज राइट उन्हें नहीं मिलेंगे इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शंस में। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन विजिटर्स गैलरी। सिर्फ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उन्हें क्या मिला कि वुमेन जो है वो सिर्फ विजिटर्स की गैलरी में खड़ी रह सकती हैं, जबकि इससे वुमेन को बहुत गुस्सा आया। अब उन्होंने क्या आगे किया, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।